और पूरे देश को भी इस बात का इंतज़ार था कि एक ऐसे समय में जब चारों तरफ अर्थव्यवस्था संभल रही है, जॉब्स जा रहे हैं, पूरे इसमें मार्केट्स डाउन हैं, लोकल शॉपकीपर्स, लोकल मार्केट्स की हालत बहुत ख़राब है, तो वैसे में शायद सरकार अपना कुछ एक विज़न लेके आएगी और एक कोई ऐसा स्टेप उठाएगी जिससे अर्थव्यवस्था भी संभले। दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से सबको लग रहा था, और हम भी एक दिल्ली वासी होने के नाते खुश थे कि चलो चुनाव है, हो सकता है चुनाव के समय पे ही कुछ ऐसा स्टेटमेंट दें, ऐसा कुछ अरेंजमेंट करें ताकि दिल्ली को कुछ फ़ायदा हो। लेकिन मुझे बहुत दुख है कि पहले तो दिल्ली के साथ बहुत बड़ा छलावा है, दिल्ली के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है ये बजट। हम लोग हर बार कहते हैं कि दिल्ली के लोग मेहनत करते हैं। आज दिल्ली के लोगों की मेहनत की वजह से दिल्ली की जीएसडीपी सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस पे है। दिल्ली में तमाम इकोनॉमिक स्लोडाउन के बावजूद दिल्ली के लोगों ने मेहनत करके उसको एक सर्वाइवल के रास्ता निकाला है। लेकिन दो फ्रंट जिस पे हमेशा दिल्ली सरकार की ओर से मांग रही है, 2001 से दिल्ली को सेंट्रल शेयर में कुल मिला के 325 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। 2001 से दिल्ली सरकार हर वक्त मांग करती रही है कि 2001 से ही सेंट्रल शेयर टैक्सेस बढ़ाइए। भारत सरकार के सेंट्रल टैक्सेस पर लोकतांत्रिक तरीके से हर एक राज्य का हक है। हर एक राज्य को हक के रूप में 42% ऑफ सेंट्रल टैक्सेस जितने भी कलेक्ट होते हैं उसका 42% राज्यों में बांटा जाता है। उस सेंट्रल टैक्स डिवीजन के हिसाब से हमारे पास में 7,000 करोड़ रुपए आने चाहिए। जो पूरा सेंट्रल टैक्स इकट्ठा होता है उसमें से 42% जो राज्यों को दिया जाता है, जिस फॉर्मूले के तहत पॉपुलेशन ग्रोथ और तमाम चीज़ों में, उस फॉर्मूले के तहत दिल्ली को 7,000 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। ये पैसा किसी पार्टी का या किसी राज्य सरकार के लिए नहीं दिया जाता है, कहीं भी किसी भी राज्य को। ये पैसा उस राज्य के डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। ये संविधान में ये व्यवस्था है कि केंद्र सरकार सेंट्रल टैक्स इकट्ठा करेगी, लेकिन उसका 42%, अब वर्तमान में 42% है, राज्यों में बांटा जाएगा। राज्यों में इसलिए बांटा जाएगा कि वहाँ स्कूल खोले जा सकें, अस्पताल खोले जा सकें, सड़कें बनाई जा सकें, फ्लाईओवर बनाए जा सकें, बसें ली जा सकें, वहाँ के लोगों के डेवलपमेंट और वेलफेयर पे उस पैसे को खर्च किया जा सके। ये उस राज्य के लोगों का हक होता है, ये किसी राज्य की सरकार का हक नहीं है। ये उस राज्य के लोगों का हक है कि वो जितना टैक्स दे रहे हैं उसका एक हिस्सा उनको वापस मिले। आज दिल्ली के लोग 1.5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये जीएसटी के अलावा है सेंट्रल टैक्सेस। 1.5 लाख करोड़ में से कायदे में 7,000 करोड़ रुपए मौजूदा व्यवस्था के तहत दिल्ली के लोगों को मिलना चाहिए, जो उनके ऊपर विकास में खर्च किया जा सके, उनकी राज्य सरकार उनके विकास में खर्च कर सके। वो 2001 से 325 करोड़ पे रुके हुए हैं। हमारे बार बार समझाने पे भी मानते तो हैं, हाँ जी ये तो गलत हो रहा है दिल्ली के साथ, लेकिन इस बार भी वो 325 करोड़ ही रखा गया है। ये दिल्ली के साथ एक बहुत बड़ा धोखा इन्होंने किया है फिर से। ये दिल्ली में 2001 की मैं बात करूं तो दिल्ली का बजट था 8,500 करोड़ रुपए, और इस वर्ष दिल्ली का बजट है 60,000 करोड़ रुपए। 8,500 करोड़ से 60,000 करोड़ रुपए बजट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की डिमांड्स बढ़ रही हैं, लोगों की नीड्स बढ़ रही हैं, दिल्ली में डेवलपमेंट की ज़रूरत है। लेकिन उसके बावजूद सेंट्रल असिस्टेंस केवल और केवल सेंट्रल शेयर जो है वो 325 करोड़ पे दादागिरी से बैठे हुए हैं, और इस बार भी उसको बढ़ाया नहीं इन्होंने। दूसरा धोखा दिल्ली के लोगों के साथ किया है नगर निगम के साथ। नगर निगम के साथ जो धोखा है वो तो बड़ा आश्चर्यजनक होता है मुझको, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में चलो आपकी अरविंद केजरीवाल जी से, आम आदमी पार्टी की सरकार से दावत है, आप उसको नहीं सहन करना चाहते, आप चाहते हो कि वो कोई विकास के काम ना कर सके, आप पैसा नहीं देते।
लेकिन बीजेपी एमसीडी तो बीजेपी के हाथ में है। और आप जब चुनाव लड़के आए थे एमसीडी का, उस वक्त आपके मनोज तिवारी जी ने वादा किया था कि मैं सेंटर से सीधे पैसा दिलवाया करूंगा। एक पैसा नगर निगम को नहीं दिया, जबकि सारे देश में नगर निगमों को अलग से पैसा दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली नगर निगम को, एमसीडी को, जो कि बीजेपी के अधीन है, उसको नहीं दिया गया। ये पैसा भी कोई बीजेपी या आम आदमी पार्टी को नहीं चाहिए। ये पैसा नगर निगम के कर्मचारियों की, नगर निगम के टीचर्स की, नगर निगम के डॉक्टर्स की तनख्वाह के लिए आता है, उनके काम के लिए आता है, उनके इक्विपमेंट्स के लिए आता है, उनके डेवलपमेंट के लिए आता है। ये कहा जा रहा था 2017 में जब नगर निगम का चुनाव लड़ी थी बीजेपी, कि आप हमको बीजेपी एमसीडी दे दीजिए वापस, हम 5 साल में केंद्र से पैसा लाके दिल्ली को ढलाव फ्री कैपिटल ऑफ इंडिया बनाएंगे, कूड़ा फ्री करेंगे। एक भी पैसा नहीं दिया, इस साल भी नहीं दिया। जबकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल कमिटमेंट पे देना था, देना इसलिए भी था कि संवैधानिक रूप से आप देश के सारे नगर निगमों को पैसा दे रहे हो, आप दिल्ली नगर निगम को क्यों नहीं दे रहे हो? दिल्ली के लोगों से आपकी क्या दुश्मनी है, जबकि बीजेपी की सरकार है वहां पे एमसीडी में। ये मैं सोच रहा था कि चुनाव चल रहे हैं अभी दिल्ली में, अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कल मैनिफेस्टो भी जारी किया है। आप तो एमसीडी के चुनाव के वक्त किए गए वादे से पलट जा रहे हो, और ठीक दिल्ली चुनाव के समय पे जब आप दूसरे वादे कर रहे हो, उस वक्त अपने पहले वादे से पलट जा रहे हो। तो आपके वादे पे जनता कैसे भरोसा करेगी मनोज तिवारी जी? कल आपने बड़े बड़े वादे किए आपकी पार्टी ने, कैसे जनता भरोसा करेगी? आप, हालांकि आपके बारे में मशहूर है कि आप हर अपने वादे को जुमला कह के निकल जाते हो, लेकिन आज जब एक चुनाव के लिए वादा कर रहे हो, पिछले चुनाव में आपने कुछ वादा किया था, उस पर तो कुछ अमल कराते, 100 करोड़ रुपए देते, 1000 करोड़ रुपए देते। तो कहीं ना कहीं अपने आप को बीजेपी ने एक्सपोज भी कर दिया है कि हमारे लिए चुनावी वादे कोई मायने नहीं रखते, जनता हमारे चुनावी वादों के झांसे में ना आए, हम चुनाव के वक्त चुनावी वादे करते हैं, हम हारें तो बात खत्म, जीतें तो जुमला कह देते हैं, जीतें तो हम उसको याद नहीं रखते। ये बात उन्होंने आज एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया। तो मैंने इसलिए पहले दिल्ली की बात रखी, क्योंकि दिल्ली के लोगों के साथ बीजेपी ने बहुत अन्याय किया है। दूसरा, मैं राष्ट्रीय परिदृश्य में भी देख रहा था, क्योंकि ओवरऑल देखें तो बजट जो है कुल मिला के कोई अकाउंटिंग एक्सरसाइज नहीं है कि आप अपनी अकाउंटिंग का कोई हिसाब किताब लगाएं। और ये बात मैं इस आधार पे कह रहा हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में 5 बजट पेश कर चुका हूँ, एक ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर के एक्सपीरियंस के रूप में कह रहा हूँ जिसके कार्यकाल के दौरान एक 5 साल के पीरियड में दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ रुपए हो गया है, डबल हो गया है। दिल्ली की जीएसडीपी मेंटेन्ड है, बल्कि इंक्रीज हो रही है। उस आधार पे, उस कमिटमेंट की अथॉरिटी के साथ मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ कि बजट केवल अकाउंटिंग स्टेटमेंट नहीं होता है, बजट सरकार का विजन डॉक्यूमेंट होता है। बजट सरकार का देश को लेके या अपनी सरकार राज्य को लेके वो इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या विजन है, लोगों की ज़िंदगी में इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या विजन है सरकार के पास में, उसका एक विजन डॉक्यूमेंट होता है। उस मोर्चे पे ये बजट पूरी तरह से ना सिर्फ फेल है, बल्कि कई जगह चीटिंग करता हुआ देखा जा रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा टॉक अबाउट पॉइंट आ रहा है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स के लिए बहुत उम्मीद थी लोगों को, क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो इफेक्टिव इकोनॉमिक्स है, उसका प्रिंसिपल जो इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है वो बार बार ये कह रहा है कि लोगों की सेविंग्स में मदद करिए, सरकार की पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए ताकि लोगों के जेब में पैसा रुके, लोगों की जेब में पैसा बचेगा, लोग लोकल मार्केट्स में, आसपास के मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको खर्च करेंगे, उसका एक्सपेंडिचर होगा, लोकल मार्केट में खर्च होने से मार्केट ग्रोथ करेगा, वो करेगा, इन टोटलिटी इकोनॉमी बढ़ेगी और जॉब्स बढ़ेंगे। लेकिन इनकम टैक्स में छूट, पहली बात तो जो 2.5 लाख है वो वहीं की वहीं रखी। बड़ा बताया जा रहा है कि एक बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप उठाया है, लेकिन उससे लोगों के पास पैसा बचेगा कैसे?
वो तो स्कीम और बड़ा छलावा है। वो कह रही है कि आपको सारे रिबेट्स छोड़ने पड़ेंगे। आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो, बच्चों की फीस किस, हम सब लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं सैलरीड लोग हैं, बच्चों की फीस की स्लिप भी हम अपने दफ्तर में जमा करते हैं इनकम टैक्स में रिबेट लेने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको 2.5 लाख से ऊपर की इनकम टैक्स की रिबेट चाहिए तो आपको बच्चों की फीस पे अब रिबेट नहीं मिलेगी, फिर आप और कोई छूट नहीं ले सकेंगे। आप LTA में कितने सरकारी कर्मचारी, कितने प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी हैं, LTA मिलता है, उसमें इनकम टैक्स की छूट मिलती है, और 50 तरह की छूट मिलती है। छोटे छोटे कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट होते हैं, कहीं कहीं मतलब कितने सारे लोग छोटी छोटी सी सेविंग्स करके इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट्स का इनकम टैक्स में छूट लेते हैं उससे। ये कह रही है पॉलिसी इनकी जो स्कीम लेके आए हैं कि वो कोई छूट नहीं मिलेगी फिर आपको अगर आप 2.5 लाख से ऊपर की स्लैब में जाओगे तो मतलब किसके लिए कर रहे हो आप तो चाहते हो कि 2.5 लाख से ऊपर कोई आए ही ना। ये GST को लेके एक बड़ा, कहीं मैंने पॉपुलर स्टेटमेंट पढ़ा था उस दौरान कि GST को इन्होंने एक इतना, आज GST इनके कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो गया है। मुझे लगता है ये इनकम टैक्स को भी इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहते हैं कि आम आदमी को तो जलेबी की तरह लगने लगे। अभी हम और आप जब सामान्य नौकरियों में के लोग हैं, वो उठा के अपने बच्चों की सैलरी स्लिप उठाते हैं, कोई LT का उठाते हैं, कहीं कोई LIC किसी इन्वेस्टमेंट में कहीं कहीं डाल रखा है, वहाँ से पैसा उनकी स्लिप लगाते हैं और सिंपल हम ही अपने बाबू को पकड़ा, अपने दफ्तर के अकाउंटेंट को पकड़ा देते हैं, ले भाई ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये मेरी टोटल शीट है, हम ही लोग बना देते हैं एक्सेल शीट पर। इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे आपको CA के बिना आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं फाइल कर पाओगे, आप अपने इनकम टैक्स की छूट नहीं ले पाओगे और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। मतलब मैं ऐसे ही सोच रहा था कि मुझे अगर ये कहा जाए कि आपको इनकम टैक्स में 2.5 लाख रुपए तक की छूट लेनी है, 2.5 लाख रुपए तक की लिमिट के उसमें रहना है, या आपको अपनी स्लैब अपर स्लैब में जाना है, लेकिन अपर स्लैब में जाओगे तो आप अपने बच्चों की फीस को एग्जेम्पशन, फीस के बेस पे एग्जेम्पशन नहीं ले सकते। आपने कहीं कोई पॉलिसी खरीद रखी है, LIC खरीद रखी है, कोई और इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस पर आप एग्जेम्पशन नहीं ले सकते, तो सारे एग्जेम्पशन खत्म कर देंगे। कौन चाहेगा जी? किसके लिए लाए हो ये स्कीम? तो ये दूसरी चीज़ है। अर्थव्यवस्था के फ्रंट पे तो इन्होंने कुछ किया नहीं। एक एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं और आपके बीच में रखना चाहता था, क्योंकि मुझे ये उम्मीद थी कि शायद एजुकेशन पे ये कुछ करें, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये लोग लेकर आए थे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, इनकी अपनी पॉलिसी में लिखा है इन्होंने कि 20% बजट एजुकेशन पे आना चाहिए पूरे राष्ट्र का, राज्य सरकारों सहित। इन्होंने लिखा है उसमें कि 6% ऑफ द GDP केंद्र का एजुकेशन का बजट होना चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि पिछले साल जो इनका एजुकेशन का शेयर था वो 3.6% था, उसको घटा के इन्होंने 3.2% कर दिया है। एजुकेशन का बजट घटा दिया है। अगर आप एजुकेशन का बजट घटाते हैं जो कि पहले ही 3.6% था, तो आपकी पॉलिसी, इसका मतलब आप फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के सामने। आप एक तरफ बड़े बड़े शो ऑफ करते हैं जी हम एजुकेशन की पॉलिसी लेके आए हैं, देखो जी हम एजुकेशन की पॉलिसी लेके आए हैं, आप उस पर सारे एजुकेशन मिनिस्टर के साथ चर्चा करते हो, आप एजुकेशन के साथ चर्चा करते हो, लेकिन उस पॉलिसी, मतलब इसका आपकी कथनी और करनी में अंतर हो गया ना। पॉलिसी तो फिर विशफुल थिंकिंग हो गई। तो जो एजुकेशन में मुझे उम्मीद थी कि शायद अब ये पॉलिसी लेके आएँ, तो हो सकता है उसके लिए कुछ करने के लिए अगले साल से बजट लेके आएंगे। बजट एजुकेशन का गिरा के इन्होंने और दिखा दिया है कि एजुकेशन इनकी नीयत में नहीं है, स्कूल इनकी नीयत में नहीं है। साथ साथ एक और अनाउंसमेंट इन्होंने की है जो कि और डेंजरस मुझे लगता है, कि आज पूरे देश में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। पूरे देश में एजुकेशन, अगर किसी को क्वालिटी चाहिए, अगर कोई अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, तो महंगे महंगे प्राइवेट स्कूलों पर निर्भर रहे, वो चाहे घर बेच के रहे, चाहे कर्ज लेके रहे, लेकिन उसको सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों की एजुकेशन क्वालिटी पे कोई काम नहीं हो रहा, प्राइवेट स्कूलों को परमिशंस दी जा रही हैं, ठीक है। अब ये ला रहे हैं FDI। एजुकेशन में FDI का सीधा सीधा मतलब है कि एजुकेशन, कोई विदेशी कंपनी आके एजुकेशन में क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगी? अभी तक
जो भी प्राइवेट स्कूलों का सिस्टम है उसको ठीक भी किया जा सकता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल संस्थान देश में ट्रस्ट के कानून के तहत बनाए जाते हैं। बाय नेचर उनका जो कैरेक्टर है वो नॉन प्रॉफिट का होता है। चोरी चकारी करते हैं लोग, उसको हमारी जैसी सरकार आती है तो रोकती भी है, लेकिन बाय डिफॉल्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर नॉट सपोज टू बी प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस। इसीलिए सरकार उनको कंट्रोल भी कर पाती है, हमारे जैसी सरकार आके। लेकिन आप एफडीआई लेके आ रहे हो तो इसका मतलब अब आप एजुकेशन को प्रॉफिटरिंग का धंधा बनाओगे। एजुकेशन कोई बिजनेस नहीं है। एजुकेशन इस देश को खड़ा, किसी भी राष्ट्र में एजुकेशन उस देश को खड़ा करने का काम है, उस देश की नेक्स्ट जनरेशन को खड़ा करने का काम है। अगर आप एजुकेशन में एफडीआई लेके आना चाह रहे हो, अपना बजट 3.6 से 3.2% कर रहे हो, तो इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के लिए एजुकेशन चाहते हो। आपके कर्तव्य भी दिख रहे हैं, वो भी काम भी दिख रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में आपने देश भर में सरकारी स्कूलों को बंद किया। अभी पीछे खट्टर साहब ने भी कहा कि भाई हमसे तो सरकारी स्कूल नहीं चल रहे हैं, हम प्राइवेट स्कूलों को दे देते हैं इनको। तो कहीं ना कहीं आप एजुकेशन को, गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद करने के रास्ते पे चल रहे हो, और आप एजुकेशन सिस्टम को प्राइवेट सेक्टर को देके केवल और केवल उसमें प्रॉफिट मेकिंग का धंधा चलाना चाहते हो, जो कि बहुत खतरनाक होगा भारत जैसे मुल्क के लिए, जहाँ 70 साल बाद भी हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। और ये उन तमाम अभियानों के खिलाफ होगा जहाँ हम ये कह रहे हैं कि स्कूल चले हम और सब बच्चों को स्कूल चाहिए, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, उन सब के खिलाफ होगा। तो बहरहाल दिल्ली के साथ धोखा है, देश की अर्थव्यवस्था का कोई विजन नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है, और एजुकेशन के लिए तो बहुत ही खतरनाक है। एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली बीजेपी कह रही है हम 10 नए कॉलेज खोलेंगे मैनिफेस्टो में और 200 स्कूल। ये मैनिफेस्टो कल बीजेपी ने जारी किया, हालांकि पार्टी की तरफ से पूरी उस पर टिप्पणी और पूरा उस पर बताया जा सका है उसका सच, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आपके पुराने वादों पे तो देख लो। आप नगर निगम के चुनावी वादों पे देख लो। आपने जब 2014 में आपकी सरकार बनी थी, उस वक्त कहा था हम दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे, आपने उसको भूल गए। आपने कहा था हम उतने लाख रुपए दिया करेंगे, 15 लाख, उसको कह दिया आपने जुमला है। तो आपके चुनावी वादों पे कैसे भरोसा कर लें आप? आपकी जहां राज्य में सरकारें हैं वहां तो आप कह रहे हो हम प्राइवेट को दे देंगे सिस्टम एजुकेशन का, यहाँ पे आप कह रहे हो हम ये करेंगे। कैसे भरोसा कर लेंगे जनता आपके ऊपर? और एमसीडी में, यहाँ दिल्ली में ही आप एमसीडी में स्कूल बंद किए जा रहे हो, तो कैसे भरोसा करेंगे लोग? आप Sir, the funds for clean air initiatives are increased from 460 crores to 4,400 crores. So, the clean air initiatives, the funds, total funds. So, Delhi is also expected to benefit from this. What do you have to say about this? उम्मीद है कि इसमें से हरियाणा को और उनको कुछ सब्सटेंशियल अमाउंट मिले, और मुझे नहीं पता कि वो प्लान क्या है, क्योंकि दिल्ली में क्लीन एयर के लिए दिल्ली सरकार को जो करना होता है वो करती है, लेकिन जब पूरे नॉर्थ इंडिया की बारी आती है तो केंद्र सरकार को और बाकी राज्य सरकारों को साथ लेके करना चाहिए, जो कि वो करते नहीं है। मैनिफेस्टो के बारे में थोड़ा बता दीजिए, किस तरह से कब जारी करेगी पार्टी और क्या कुछ खास देखना है? अभी काम चल रहा है उस पर, वेरी सून विल डू। योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ गए प्रचार करने के लिए, स्वागत है उनका। उनसे पूछ लें, उनसे लोग पूछ रहे हैं उनकी। देखिए, ये जितनी भी ताकत लगा रहे हैं चारों तरफ से अपनी पदाधिकारियों को, मुख्यमंत्रियों को, सांसदों को इकट्ठा करके, पटपड़गंज विधानसभा में उत्तराखंड के एक सांसद आए थे प्रचार करने, या शायद उत्तर प्रदेश के थे, मुझे ठीक से याद नहीं, मुझे पूरा उन्होंने वीडियो दिखाया था उसका। तो वो बता रहे थे भाई हमारे राज्य में फलानी सरकार है, हमारे राज्य में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सरकार के ये फ़ायदे हैं, बीजेपी सरकार के वो फ़ायदे हैं। तो जिस घर के सामने से वो निकल रहे थे और वो प्रचार कर रहे थे, उनके लोग कह रहे थे भाई बीजेपी को वोट देना, उस घर के एक आदमी ने कहा रुको जी 1 मिनट, वो अपना बिजली का बिल उठा लाया। उसने कहा जी हमारे राज्य में बिजली का बिल 0 आता है, आपके राज्य में कितना है आप बता दो, 200 यूनिट तक का, और पिछले 3 साल में कितना बढ़ाया आपने। आगे थोड़ा सा बढ़े, किसी ने ये कह दिया जी मेरे यहाँ तो सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल जैसा हो गया है, आपके यहाँ हो रहा है क्या? फिर तो लोग चढ़ गए वहाँ पे। तो मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूँ सारे मीडिया के माध्यम से, ये बीजेपी वाले चारों तरफ से अपने एमपी भी लाएंगे, मुख्यमंत्री भी लाएंगे, मंत्री भी लाएंगे, इनसे ज़रा पूछ लेना कि भैया जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो आपने अपने राज्य में कर ली क्या? आपने बिजली वहाँ सस्ती कर दी क्या? आपने सरकारी स्कूल वहाँ ठीक किए क्या? आपने प्राइवेट स्कूलों की फीस वहाँ बढ़ने से रोकी क्या? आपने वहाँ महिलाओं के लिए कुछ किया क्या?
आपने उस इलाका अपने इलाकों का डेवलपमेंट किया क्या? बोले वहां जाके काम करो, उसके बाद देखो हमारे पास में काम करने वाली सरकार है।